मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल जमात नहुम सेमी और उर्दू मीडियम के तलबा मेजरमेंट ऑफ मैटर या मादे की पैमाइश, इस सबक का तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते टेस्ट देकर एक हफ्ते का हमारा गैप हुआ, इसलिए गुजारिश है कि पहले के 2 वीडियोस आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम एटम, एटॉमिक साइज, मास एंड वैलेंसी, इतनी चीज़ें, या इसको मैं अगर उर्दू में कहूँ तो जौहर, जौहर की जसामत, उसकी कमियत और गिरफ्त, इतनी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक साइज, जौहर की जसामत, एटॉमिक मास, जौहर की कमियत और वैलेंसी यानी गिरफ्त, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइटल जहन में रखिए। चलते हैं आगे की तरफ। पहली चीज़ है यहाँ पर कैन यू रिकॉल, और कैन यू रिकॉल में आपको 2 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं, जिसमें पहला है फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वाज इट डिस्कवर्ड दैट एटम हैव इंटरनल स्ट्रक्चर व्हेन। सवाल को समझिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट, कौन से तजुर्बे के बाद, वाज इट डिस्कवर्ड, ये दरियाफ्त हुआ था कि एटम यानी जौहर, इसके अंदर भी कुछ होता है। मतलब पहले लोगों ने जौहर को सबसे आखिरी और बुनियादी जर्रा मान लिया था, लेकिन बाद में एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये पता चला कि जौहर आखिरी बुनियादी जर्रा नहीं है, ये भी कुछ चीज़ों से बना हुआ है। और उनकी तफसील आपको पूछी गई, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम, कौन से 2 हिस्से होते हैं, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, और वो किन चीज़ों से बने होते हैं। इसी को उर्दू में जौहर की अंदरूनी साख्त होती है, ये कौन से तजर्बे से साबित हुआ और कब, और उसके बाद जौहर के कौन से 2 हिस्से होते हैं, वो किस शय से बने होते हैं। इस तरह का सवाल आपको ज़रा याद कीजिए के तहत किया हुआ है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पहले जौहर के बारे में हमको ये मालूम था कि ये आखिरी ज़र्रा है, लेकिन जब अंदरूनी साख्त की मालूमात हुई तो उस मालूमात को रिकॉल यानी दोबारा आपके जहन में उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके जवाब हैं कि जौहर के जो ज़र्रात होते हैं, यहाँ पर पहली चीज़ मैंने आपके सामने रखी हुई, जहाँ पर एक छोटा सा सर्कल, और सर्कल के बाद इसमें आपको N और P लिखा हुआ नज़र आ रहा है। असल में N ये जौहर का एक बुनियादी ज़र्रा जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, P जौहर का दूसरा बुनियादी ज़र्रा जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ये दोनों जौहर के बीच में, एटम के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द एटम पाए जाते हैं, जिसको हम उर्दू में मरकज़ा या इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ जौहर का मरकज़ा मीन्स इट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंप्राइजिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो आती है जौहर के मरकज़े के आसपास का हिस्सा। इसकी अगर हम लेबलिंग करें तो इसको हम कह सकते हैं ये बैरून मरकज़ा हिस्सा उर्दू में, या इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी हम कह सकते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस रहेगा, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास गर्दिश करते हैं। आपको किताबों में जो शक्लें बनी हुई नजर आती हैं वो शक्ल में इस तरह से गोल दायरे यानी उनके मदार बने हुए नजर आते हैं। मदार मतलब वो गोल दायरे जो मरकज़े के अतराफ बनते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन की गर्दिश के रास्ते को मदार, शेल, इंग्लिश में उसको हम शेल कहेंगे या उसे ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, तो ये शेल बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जौहर की अंदरूनी साख्त के बारे में, तो आपको कहना होगा कि एटम इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जौहर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। उसमें से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो 2 ज़र्रात होते हैं, दे आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द एटम, उसके बीच में, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। उर्दू में अगर कहूँ तो जौहर के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके मरकज़े में होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। गर्दिश भी क्यों करते हैं? आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। सवाल पैदा कीजिए कि प्रोटॉन पर मुस्बत बरक़ी बार होता है, न्यूट्रॉन पर कोई बरक़ी बार नहीं होता, न्यूट्रल यानी बरक़ी एतबार से मुतज़िल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ी बार होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मुस्बत की तरफ यानी अपने मुखालिफ बरक़ी बार की तरफ, टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अट्रैक्शन करते हैं और उसकी वजह से ये मरकज़े की तरफ गर्दिश करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जौहरी ज़र्रात जो होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की,
उनकी कुछ खसूसियात दी हुई हैं। मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक जगह पर रखा है। पहला जर्रा प्रोटॉन, इंग्लिश में स्पेलिंग देख लीजिए उसकी, उर्दू में हम उसको इस तरह लिखेंगे प्रोटॉन। दूसरा जो कॉलम है इसमें उसकी जगह मतलब लोकेशन यानी जौहर में कहां पर पाया जाएगा, एट विच प्लेस इन द एटम इट इज फाउंड। तो आपका जवाब होगा कि जौहर के मरकजे में यानी उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी जो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमने देखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जर्रा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन NEUTRON स्पेलिंग देख लीजिए आप उसकी। फिर उर्दू में हम उसको इस तरह से न्यूट्रॉन लिखेंगे। ये भी जौहर के मरकजे में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जौहर के बुनियादी जर्रात जो उसके मरकजे में मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये उस मरकजे के अतराफ एक दायरवी मदार में इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ये गर्दिश करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जगह भी लिख दी हुई मैंने यहाँ पर आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर। उर्दू में इसको बैरून मरकज़ा हिस्सा कहा जाता है। इस हिस्से में ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो तीन जर्रात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों की जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकजे में पाए जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन बैरूनी मरकज़ा हिस्से में पाए जाएंगे। इंग्लिश में हम इसको न्यूक्लियस एंड आउटसाइड न्यूक्लियस भी कहते हैं। आगे चलते हैं टेबल में। अगली चीज जो दी हुई है आपको दैट इज रिलेटिव चार्ज, मतलब इनके ऊपर किस किस्म का बरक़ीबार होता है। तो प्रोटॉन जो जर्रा होगा इसके ऊपर मुस्बत बरक़ीबार पाया जाता है। प्रोटॉन इज अ पार्टिकल विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है। न्यूट्रॉन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उर्दू में इसे कहना हो तो मैं कहूंगा न्यूट्रॉन बरक़ी एतबार से मोतदिल होता है। तो इस पर ना मुस्बत ना मनफी मोतदिल रहेगा। और इसके बरक़ीबार को लिखने के लिए हम जो है तो सिफर की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ीबार होगा, मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन मुस्बत बरक़ीबारदार, न्यूट्रॉन बरक़ी एतबार से मोतदिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मनफी बरक़ीबारदार जर्रा रहेगा। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वाइल द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम में चीज दी हुई है आपको वो है इनका रिलेटिव मास, मतलब उनकी कमियत क्या है। यहाँ पर आपको AMU लिखा हुआ है। यूनिट के बारे में आप मेरे पहले फिजिक्स के वीडियोज में पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम किसी भी तबई मिकदार को, फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसकी कमियत कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब देंगे 1.00728 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सालेमाती कमियत या जौहरी कमियत जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की कमियत होगी 1.00728। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की कमियत 1.00867। दोनों को गौर कीजिए, 1.00 1.00, मतलब ये तकरीबन दोनों की कमियत एक जैसी होती है, मसावी मसावी होती है, थोड़ा सा बहुत मामूली सा फर्क होगा। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की मास को, उसके कमियत को देखिए, इट इज 0.00055 AMU। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास या इलेक्ट्रॉन की कमियत बहुत कम होती है। ये पॉइंट अच्छी तरह ज़हन में रखिए, आगे आपको एटॉमिक मास में ये आने वाला है कि व्हाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग निगलेक्टेड। हम इलेक्ट्रॉन की कमियत को नजरअंदाज क्यों करते हैं, तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की कमियत के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की कमियत बहुत कम, तकरीबन ये 1850 गुना कम होती है। 1850 गुना कम का मतलब होगा कि 1850 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जितना जर्रा बनाते हैं। तो बहुत कम होगी, इसलिए हम जब गिनते हैं उसको तो नजरअंदाज भी करना शुरू करते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जगह, इनका बरक़ीबार, इनकी कमियत। 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में सवाल होता है, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज। या उर्दू में अगर कहना हो तो जौहर के बुनियादी जर्रात कौन से हैं, उनकी खुसूसियात लिखिए। उसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट इसका रख दीजिए, लिखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और यहाँ से उनकी खुसूसियात, तो आपका जवाब भी साथ साथ तैयार होता हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। इसमें जौहरी रसामत के बारे में यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जौहरी रसामत के बारे में इंग्लिश में पहले देखते हैं हम लोग। साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। रेडियस मतलब निस्फ कुतर, जो सर्कल रहेगा उस सर्कल का आधा हिस्सा जो रहेगा, ये सर्कल है पूरा, इतना अगर
एटम है तो उसके सेंटर से न्यूक्लियस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, जो निस्फुतर या जिसको रेडियस कहते हैं, ये इसकी दिशामत होगी। फिर दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit। आइसोलेटेड मतलब एक अकेला अगर जौहर है, जिसको उर्दू की किताब में अलहदा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर लिखा कि अलहदा जौहर में जौहर का निस्बतर जौहर के मरकजे और इंतहाई बैरूनी मदार के दरमियान का फासला होता है। एक सिंपल अगर एटम या जौहर की अगर हम बात करें तो उसकी शक्ल होगी इस तरह से, ये उसका मरकजा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उसके आसपास में गर्दिश करते हैं, उसके बाद ये इसका गर्दिश करने का रास्ता जिसे आप खौल या मदार या शेल या ऑर्बिट कहते हैं, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो एटम है, ये जो जौहर है, इसकी दशामत कितनी है, तो मैं बोलूंगा ये न्यूक्लियस और ये यहाँ से यहाँ तक का ये इसका रेडियस रहेगा और ये रेडियस इसकी दशामत कहलाएगी। ये अगर कम हो तो दशामत कम, ये अगर ज्यादा हो रेडियस तो उसकी दशामत भी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरी चीज जो आपको एटॉमिक साइज के तहत दी हुई है, बुक में एक टेबल दिया हुआ है आपको, दोनों लैंग्वेजेस में टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि जौहर की दशामत अगर हो तो हाइड्रोजन जौहर सबसे छोटा जौहर है। हाइड्रोजन के बारे में जब भी हाइड्रोजन का नाम आया तो समझ जाना ये पहला एलिमेंट है, पहला आंसर है। ये सबसे छोटा जौहर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कम होते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इसका जो रेडियस आएगा वो रेडियस आता है 10 × 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है मीटर। ये तो हाइड्रोजन के एक जौहर की जो दशामत होगी वो 10 की क़ुव्वत -10 मीटर कहलाएगी। उसके बाद पानी का सालिमा वाटर मॉलिक्यूल, इसकी दशामत जो होगी दैट विल बी 10⁻⁹ मीटर, 10 की क़ुव्वत -9 मीटर पानी के सालिमे की दशामत होगी। हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में पाए जाने वाला प्रोटीन है, उसका अगर मॉलिक्यूल उसका सालिमा अगर हम लेते हैं तो उसकी साइज आएगी 10⁻8 या 10 की क़ुव्वत -8 मीटर में। इसके बाद दूसरी चीज जो बुक में आपको दी हुई है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 1nm, नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो नैनो बहुत छोटी साइज को हम कहते हैं। अगर आप देखेंगे समझो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू मसावी होता है 1/10⁹ मीटर। ये इतने मीटर के बराबर होगा। 10⁹ अगर आप करें आपको तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 1 मीटर जगह लीजिए, 1 मीटर का कपड़ा लीजिए या कोई धागा लीजिए, उसके करोड़ टुकड़े कर दीजिए उसको, उसके बाद 10⁹ इतने पार्ट्स करने के बाद जो एक टुकड़ा मिलेगा जो इंतहाई बारीक, जिसको सादा आंख से देखना भी मुश्किल होगा, वो 1 नैनोमीटर कहलाएगा। और इतनी कम साइज जो होगी वो कम साइज को हम और एक तरह से लिख सकते हैं कि 1 मीटर विल बी इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो ये दोनों एक ही तरह की चीज है। ये 10⁹ 10⁹ 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना है पूछिए आपको तो आपका जवाब होना चाहिए 1/10 की क़ुव्वत 9 मीटर। अगर आपको पूछे कि मीटर को नैनोमीटर में बदलिए तो आप लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। इतने टुकड़े उसके किए जा सकते हैं जौहर की दशामत में। फिर नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ कि जौहर की दशामत इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और इसके मदार पर मुनसर होती है, और उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम। कैसे समझिए, यहाँ पर मैंने फिर एक एग्जांपल आपके सामने रखी हुई है। ये न्यूक्लियस यानी मरकजा, इसमें 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये जो छोटे छोटे दायरे आपको दिख रहे हैं ये दायरे जो है तो इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। समझिए अगर कोई छोटा सा एलिमेंट है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की सूरत में उसके अंदर सिर्फ ये एक ऑर्बिट पाया जाएगा, एक खौल होगा जरूरी, और उसके बाद जो है तो ये इस तरह से उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक ही खौल में बैठ जाएंगे उसके। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये और बाकी के जो 10 में के 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो दूसरे ऑर्बिट में दूसरे खौल में बैठेंगे, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस तरह की केमिस्ट्री आपने बुनियादी तौर पर पढ़ी हुई है। अगर इस जौहर की मुझे साइज मालूम करनी हो तो ये इसका न्यूक्लियस से या आखिरी ऑर्बिट तक का जो फासला रहेगा ये इसकी दशामत कहलाएगी।
बेटे आप लोगों को एक चीज यहाँ पर समझा दूं। मैंने आपसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन गर्दिश क्यों करते हैं, तो आप जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ी बार होता है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर मनफी बरक़ी बार होगा तो प्रोटॉन जो मुस्बत बरक़ी बार है उनकी तरफ वो अट्रैक्शन करते हैं, उनकी तरफ कशिश करते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक मुस्बत एक मनफी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन करता है वो करीब आकर एक ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में हरकत करेगा। तो ये न्यूक्लियस के बाद वाला ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, इस तरह के ऑर्बिट हमको यहाँ पर नजर आते हैं। इसको बाहर से नहीं गिन लेना आपने, 1 2 3। तो यहाँ पर जो मुझे पॉइंट समझाना है आपको कि एटॉमिक साइज यानी जौहर की दशामत किस पर डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी इसके जो मदार हैं उन मदार पर मुनसर करती है। मदार ज्यादा होंगे दशामत बढ़ती जाएगी, मदार कम होंगे दशामत कम होती जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जौहर के मरकजे में, अभी एक नया पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत लगने वाला है, जब तक आप साइंस पढ़ते हैं तब तक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास नंबर के बारे में। पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, एटॉमिक नंबर एक चीज आपके इल्म में पहले आ चुकी है, पहले के असबाक में, कि जौहरी अदद किसे कहते हैं या एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए जौहरी कमियत अदद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जौहरी अदद मतलब किसी अंसर के जौहर में पाए जाने वाले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की तादाद को जौहरी अदद कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, एंड नहीं और इलेक्ट्रॉन्स इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, तो वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पर हम एटॉमिक मास नंबर पढ़ रहे हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इंग्लिश में देख लेंगे। द नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जमा कर दीजिए, जमा करने के बाद जो अदद आएगा उसको एटॉमिक मास नंबर बोलिए और उसको ए समझिए। मिसाल के तौर पर मुझे लिखना है कि कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो मैं लिखूंगा A = 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 अगर है, एटॉमिक मास नंबर अगर 12 लिखना हो तो A = 12 लिखूंगा मैं इसको, या लिखेंगे हम कार्बन की अलामत, यहाँ पर 6 उसके नीचे, 6 मतलब जौहरी अदद, और ऊपर की तरफ से यहाँ पर 12 एटॉमिक मास नंबर। उर्दू में इसकी तारीफ है, अगर आपसे पूछा जाए जौहरी के मेथड किसे कहते हैं तो आप जवाब लिखेंगे जौहर के मरकजे में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को जौहरी कमियत अदद कहते हैं। तो ये होगा जौहरी कमियत अदद के ताल्लुक से। इसके बाद जो स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसमें एक अहम सवाल की तरफ जो तो आपकी तवज्जो मबजूल की जा रही है कि एटम इज मच टाइनी। जौहर जो होता है बहुत छोटा होता है, इसको सादी आंख से नहीं देखा जा सकता, और हम यहाँ पर उनकी कमियत की मतलब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसकी कमियत मतलब दूसरे अल्फाज में वजन की बात कर रहे हैं, इतना छोटा है, तो हाउ डू वी फाइंड द मास ऑफ दैट एटम, तो फिर हम उसका वजन कैसे करेंगे, ये सवाल ध्यान में रखिए। आगे क्या चल रहा मोल के कंसेप्ट तक आपको ये सवाल ध्यान में रखना है। मैं बार बार ये सवाल बोलूंगा कि साइंसदानों के लिए मसला क्या था कि एटम बहुत छोटा है, और छोटा होने के बाद इसका हम वजन कैसे नापेंगे, इसको देख ही नहीं सकते तो आप वजन कैसे करेंगे इसका। तो फिर इसी को मैंने उर्दू में लिखा हुआ है कि जौहर इंतहाई महीन जर्रा है, फिर इसकी कमियत को किस तरह नापा जा सकता है, उसके लिए साइंसदानों ने जौहर की निस्बती कमियत और रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वाला कंसेप्ट पेश किया। निस्बती कमियत मतलब निस्बत उसके तनासुब देखे जाते हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुन रहे होंगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है, इसलिए जहन आपका यहीं पर हो, और अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो फिर से वापस शुरू करके देखिए इसको। सवाल क्या था हमारा कि जौहर बहुत छोटा है, और फिर छोटा होने के बाद हम इसका वजन कैसे नापेंगे। तो साइंसदानों ने आसान तरीका निकाला, इन्होंने कि हाइड्रोजन जौहर जो कि सबसे छोटा जौहर है, मैंने आपको पहले कहा था हाइड्रोजन है तो सबसे छोटा सबसे पहला, याद रखें आप इसको, तो इसको बतौर नमूना जौहर मतलब द हाइड्रोजन एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट वाज यूज्ड एज द रेफरेंस एटम। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने सीधी मिसाल रखता हूं कि समझिए अगर आप सब्जी लेने जाते हैं या शक्कर लेने जाते हैं
तो आजकल तो डिजिटल तराजू आ गए, सब्जी वाले के पास डिजिटल तराजू नहीं होता। वो क्या करेगा, 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में कोई माप जिसको आप कहते हैं आम जबान में वो रख देगा, और उसके बाद उसको बराबर करने वाली सब्जी दूसरे पलड़े में डालेगा, दूसरे पैन में डालेगा। और जब दोनों बराबर हो गए तो आपको बोलेंगे देखिए ये मैंने इतना तोल दिया, इतना माप कर लिया मैंने। तो वो जो माप है ना, वो है उसका नमूना जौहर के लिए। जैसे हम नमूना जौहर हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो माप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या कि समझिए हाइड्रोजन का जो भी एटम था, हाइड्रोजन की जो भी कमियां थी, वट एवर द मास ऑफ द हाइड्रोजन दैट वाज टेकन एज 1, उसको एक मान लिया गया। हाइड्रोजन के जो भी मास होगा वो आपको नहीं मालूम समझिए, तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा जौहर होने की वजह से उसके मास को 1 मान लिया गया, और मान के बाकी जो अनासिर हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, उनकी मास, उनकी कमियत मालूम करने के लिए इनका कंपैरिजन किया जाने लगा। कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे रखी है। समझिए कि आपको नाइट्रोजन की एटॉमिक मास या नाइट्रोजन की जौहरी कमियत मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा एक तराजू ले लूंगा जिसके 2 पलड़े हैं, 2 पलड़े वाला ये तराजू, और तराजू लेकर एक तरफ जो तो मैं एक नाइट्रोजन रख दूंगा यहाँ पर। अब मेरे पास रेफरेंस एटम मतलब मेरा माप जो है वो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन डालना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपको समझ में आएगा कि एक नाइट्रोजन वो मसावी होता है 14 हाइड्रोजन के जौहर के। मतलब एक नाइट्रोजन के वजन में 14 हाइड्रोजन बैठ जाते हैं। इसी को मैंने लिखा, मास ऑफ अ नाइट्रोजन एटम वाज फाउंड इक्वल टू मासेस ऑफ 14 हाइड्रोजन एटम्स, हेंस द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वाज टेकन एज 14। तो एक नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन के बराबर होता है, इसलिए नाइट्रोजन के मास को हम 14 मानते हैं। ये जौहरी कमियत की एक मिसाल थी। अब आप मिसाल बदलिए कार्बन, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का जौहरी कमियत 12 क्यों है या उसका एटॉमिक मास नंबर 12 क्यों है, तो आप जवाब देंगे कि एक कार्बन एटम ये 12 हाइड्रोजन एटम के मासेस के बराबर होता है, इसलिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिखते हैं। अब मगर ये सब करने के बाद साइंसदानों ने अपने जमाने में जितने भी एलिमेंट, जितने भी अनासर मालूम थे, उन तमाम की कमियतें, उन तमाम के मासेस मालूम कर लिए। फिर उनको आया एक छोटा सा मसला क्या आया कि कुछ जगहों पर वो अशरी आदाद में, मतलब फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, तो फ्रैक्शंस में आ गए। तो फिर उसका भी हल निकाल लिया गया। हमको फ्रैक्शन में मास नहीं चाहिए, मुकम्मल अदद में, हम जौहरी कमियत अदद या एटॉमिक मास नंबर कह रहे हैं, तो कंप्लीट नंबर मुकम्मल अदद में अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने फिर दूसरा तरीका निकाला कि जो रेफरेंस पहले हाइड्रोजन था सबसे छोटा, उसकी जगह पे उन्होंने कार्बन ले लिया। कार्बन क्यों, ये इसका 6 एटॉमिक मास नंबर 12, जौहरी अदद 6, Z = 6 लिखते हैं इसको, और उसके बाद एटॉमिक मास नंबर को A से जाहिर करते हैं। तो जिसका कार्बन, जिसका जौहरी अदद 6, जौहरी कमियत 12, इनसे बाकी के अनासिर का मवाजना किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि यहाँ पर उन्होंने एक कार्बन रख दिया। अब मुझे इस तरह के किसी दूसरे एलिमेंट के बारे में मालूम करना है, दूसरे एलिमेंट का मास मालूम करना है, और यहाँ पर मैंने वो X वाला दूसरा कोई एक एलिमेंट रख दिया। दोनों बराबर होने तक एक कार्बन अगर आया तो इसकी कमियत कार्बन के बराबर। अगर समझिए कि 2 कार्बन के बराबर आया तो कार्बन 6 दूनी 12, मतलब 12 हाइड्रोजन के मसावी, मतलब कार्बन के बराबर रहेगा, 2 कार्बन के बराबर, यानी 12 हाइड्रोजन के बराबर इसके एटॉमिक मास होती है। इस तरह हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। ओरिजिनल है क्या उनकी वजन, एक है क्या हाइड्रोजन का वजन, उसकी कमियत नहीं है, एक नहीं है। हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना हुआ है और ये बाकी के उससे कंपैरिजन करते हैं हम, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास या निस्बती कमियतें भी उर्दू में कहा जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ तक हम इस चैप्टर में आगे आ गए। एक आखिरी चीज, कुछ अनासिर के जौहरी कमियत अदद, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स के टेबल आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों के बुक में दिए गए हैं। आपको बाकी के जो खाली जगह हैं वो पूर्ण करने हैं। मैं भी आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि टेबल कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करके उसको कॉपी में लेकर उसकी एक नोटबुक की स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए या अपने टीचर के व्हाट्सएप पर भेजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम 4, इस तरह कुछ के छोड़ दिए हुए यहाँ पर। तो ये छोड़े हुए जितने हैं आपको तलाश करना है, ये आपका होमवर्क भी है इस हफ्ते का,
उर्दू में ये टेबल इसी तरह दिया हुआ है कि यहाँ पर जौहरी कमियत के बारे में आंसर का नाम हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 1, हीलियम 4। तो सेम टेबल वो जो इंग्लिश मीडियम की बुक में है वही उर्दू मीडियम की बुक में, दोनों के लिए कुछ कुछ खाली जगह यहाँ पर छोड़ी हुई है। इन खाली जगहों को आपको कंप्लीट करके इस तरह का टेबल बनाना है। देखते हैं कौन जल्दी से टेबल कंप्लीट करके मुझे भेजता है। आज के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे के वीडियोस का इंतजार कीजिए, अपना खुद का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।